हेलो गाइस। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो महामारी थी उससे पूरा देश पूरा विश्व प्रभावित हुआ। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वह शिक्षा जगत हुआ। शिक्षा जगत एक ऐसा जगत है जिसको की नींव समस्त संसार की नींव इसी पर टिकी रहती है। आज एक लंबे समय के बाद हम अपना पुनः शुरुआत करते हैं और आज की जो टॉपिक है वो है हमारा रीडिंग पैसेज, रीडिंग यानी अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग। किसी भी कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ें कि हम उस पर देखें कि वो जो दिया गया पैसेज है वो किस टाइप का है और कैसा है। तो हम उससे पहले समझें कि टाइप्स जो होते हैं पैसेज के वो 3 टाइप्स होते हैं। पहला है फैक्चुअल पैसेज। इसके अंतर्गत इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, किसी का कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती है, आदि आदि। ठीक। सेकंड नंबर डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज के अंतर्गत कोई आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, परसुएसिव हो सकता है अथवा इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट हो सकता है। मे भी कोई सा भी हो। नंबर थर्ड लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज में यह कहीं से फिक्शन हो सकता है, फिक्शन का कट हो सकता है, किसी ड्रामा का पार्ट हो सकता है, किसी पोइट्री का हो सकता है अथवा किसी ऐसे में से लिया जा सकता है जो कि किसी साहित्य पर आधारित होता है। अब हम महसूस करते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन है वो लगभग 12th क्लास में 400 से 500 शब्दों के बीच यह पैसेज आता है, जो एक लंबा समय पढ़ने में लेता है बच्चों को। और जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें सारा का सारा पेपर के समय वेस्ट हो जाता है। इसे समझने के लिए हमें कुछ विशेष सावधानी रखनी होती है और परीक्षा में ये 9 मार्क्स का होता है। ठीक। टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। जो पहले 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न होते हैं, 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो परीक्षा में आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, जानकारी लेने के लिए आपसे पूछे जाते हैं कि बच्चा कुछ पैसेज में क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है। उन सबको बतलाने के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम केवल सटीक उत्तर दें। और इसके बाद सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो वोकेबुलरी पर आधारित होते हैं। वोकेबुलरी पर आधारित ये 3 वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। 3 वर्ड मीनिंग 3 नंबर के होते हैं और वो 6 क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर ये पैसेज हमारा 9 मार्क्स का होता है। अब प्रश्न होता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। यानी एक सी अनसीन पैसेज जो होता है अथवा सीन पैसेज भी 10th लेवल में आता है, 11th में भी आता है, तो उसको हम क्या करें कि कैसे सॉल्व करें। तो उसे करने के लिए हाउ टू आंसर द गिवन अनसीन पैसेज। नंबर 1, एट फर्स्ट स्टडी एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड मीनिंग्स ऑफ द गिवन पैसेज। यानी सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जो पैसेज दिया जाता है उस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं पहले हम उन्हें भली भांति पढ़ें, समझें और गुनें, और उसके बाद हम आगे बढ़ें। पैसेज प्रॉपर आंसर इन शॉर्ट टाइम, जो कि हम कम समय में उसका सही सटीक उत्तर दे सकें। नंबर 2 बात आती है, रीड द पैसेज टू अंडरस्टैंड विद पीसफुल माइंड। जब हम उस पैसेज को पढ़ रहे हों तो हमें बहुत ही शांति से उस पैसेज को पढ़ना चाहिए, जिससे हम उसके एक एक फैक्ट को क्लियर कर सकें, समझ सकें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उससे रिलेटेड है, तो उसको हम साथ ही साथ अंडरलाइन भी करें। डू अंडरलाइन विद पेंसिल। एक हल्की पेंसिल लें और उससे पेंसिल से आप क्या करें कि अंडरलाइन करते चलें। अंडरलाइन विद पेंसिल अंडर द लाइन, किसके नीचे, जो शब्द आपको मिल रहे हैं, लाइन मिल रही है, उसी पैसेज के अंदर अंडरलाइन कर दें, जो आंसर देने में आपको सटीक रहे। अंडर द लाइन एंड वर्ड्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, और यानी जो प्रश्न है उससे संबंधित हो, साथ ही उस शब्द जो वर्ड मीनिंग के रूप में पूछे जाते हैं उनके नीचे भी करें। ऐसा भी हो सकता है कि वह शब्द आपने पहली बार पढ़ा हो, नहीं उसके अर्थ को समझ पा रहे हो, तो आप उसकी चिंता न करें। डोंट फियर टू सी एनी टिपिकल वर्ड, टू सी एनी टिपिकल वर्ड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस। यानी किसी भी कठिन शब्द को देखकर आप भयभीत न हो और उसे समझने का पूरा प्रयास करें। ठीक है ना। टू सी
एनी टिपिकल वर्ड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस, उसके सेंस को, उसके भाव को समझने का पूरा प्रयास करें अथवा उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। नंबर 4, स्टडी द क्वेश्चंस, हम उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझें। स्टडी द क्वेश्चंस वंस मोर, एक बार पुनः पढ़ें। एंड गिव द आंसर फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स और लाइन्स, यानी जो वर्ड मीनिंग पूछा गया उसका या जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छे से समझें, उसके अर्थ को, भाव को मान लें और उसको फिर उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ, नंबर 4 के बाद नंबर 5 में क्या है, राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, प्रोनाउन एंड नंबर। अर्थात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जिस पर्सन से प्रश्न किया जा रहा है, पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन में है क्वेश्चन में, या सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में है, तो निश्चित रूप से वो हमें समझ लेना चाहिए। होता यही है कि पर्सन प्रोनाउन में भी बात आती है फर्स्ट पर्सन, यानी प्रोनाउन जो है हमारा किस तरीके का है, पर्सनल प्रोनाउन है या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या दूसरा प्रोनाउन है। नंबर वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। कौन सी बात करते हैं? जो हमारा टेंस है। और टेंस पर हमारा जो हमने नंबर ए दिया और ए को हमने लिया कि एक तरफ हमने क्वेश्चन लिखा है तो दूसरी तरफ आंसर लिखा है। क्वेश्चन में अगर कहीं डू आ जाता है तो आंसर लिखते समय हमें उसके आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना चाहिए। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में डज आता है तो हमें आंसर के समय क्या लिखना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई ई एस का प्रयोग करें अकॉर्डिंग टू नीड। अगर क्वेश्चन में डिड है तो हमें आंसर में हमेशा निश्चित रूप से सेकंड फॉर्म को ही लिखना चाहिए। और मोस्टली इसी टेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर कोई दूसरी अन्य हेल्पिंग वर्ब है, अदर हेल्पिंग वर्ब से हैं, तो उनको एज इट इज प्रयोग करते हैं, चाहे वो इज है, एम है, आर है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी जो भी है उनको एज इट इज ही लिखते हैं। ध्यान जरूर ये रहे कि अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब को लगाना होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल वर्ब को ही लगाना होगा। बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन में होता यह है कि प्रोनाउन में एक तरफ हमने क्वेश्चन को रखा तो दूसरी तरफ आंसर को। अगर क्वेश्चन में क्या है कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न ही नहीं कि बिना सेकंड पर्सन प्रोनाउन के प्रश्न बन जाए। फिर उसका जब आंसर लिखेंगे तो हमें उसमें हमेशा ही आंसर लिखते समय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने ये आपको समझा रहा हूँ कि यू है, यू को अगर पूछा गया प्रश्न में है तो आई और वी में ही उत्तर के रूप में लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट। और यही यू ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा गया, वर्ब के बाद आया है, तो ये हम मी या अस के रूप में उत्तर में लिखेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। योर और योर्स ये दोनों ही पॉजेसिव केस के अंतर्गत आते हैं, योर और योर्स। अगर योर आता है तो माई का प्रयोग करते हैं और आवर का प्रयोग करते हैं, और अगर योर्स आता है तब माइन अथवा आवर्स एज ए पॉजेसिव केस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है, कौन सा केस है? रिफ्लेक्सिव केस है, और रिफ्लेक्सिव केस यानी योर सेल्फ पूछा गया है, प्रश्न में रखा गया है, तो उत्तर लिखते समय हमें उसके स्थान पर माई सेल्फ या आवर सेल्फ का प्रयोग करना चाहिए। नंबर की बात करते हैं तो नंबर एज इट इज रहता है, अर्थात कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए, प्लूरल उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अकॉर्डिंग नंबर 6, जैसे हमने 5 किया और उसके बाद नंबर 6 पॉइंट पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग लिस्ट, हम जो एक नीचे लिस्ट और दे रहे हैं आगे जाकर के, तो उस लिस्ट के अनुसार वी शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, हमें उसके शब्दों को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स, जो भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, विद विच जिन शब्दों के माध्यम से हम क्या करते हैं? एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड, किसी भी प्रश्न को पूछा जाता है उसको हम सही तरीके से समझा सकें, डिटेल कर सकें।
हाँ, हमें इसके लिए समझना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड हमारे हमने एक लिस्ट बना रखी है, आपको ये लिस्ट बता दी कि ये हमें क्वेश्चन वर्ड समझना चाहिए, साथ ही इसके मीनिंग को हमें समझना चाहिए और मीनिंग के साथ साथ हमें इसका उपयोग किसके लिए करें। तो सबसे पहला शब्द होता है हमारा, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हु से। तो हु का जो अर्थ होता है कौन और किसने, जो कि किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। और होम का अर्थ होता है किसे या किसको, इसका प्रयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। हुज का अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, और इसका उपयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है जो कि पॉजेसिव केस के रूप में इसका प्रयोग होता है। विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। इसका जो अर्थ, जो उपयोग है, और वो उपयोग करते हैं हम किसी बुक्स के लिए, लिविंग क्रिएचर्स जो जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के लिए किए जाते हैं, चाहे वो जलचर है, थलचर है या नभचर है, कैसा भी प्राणी है वो सभी के लिए हमें प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारा नेचर का मतलब प्रकृति जो हमारा है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, फल हो, फूल हो, पत्ती हो, सभी के लिए आइडियाज कोई हमारा थॉट है, विचार है, उसके लिए भी हम प्रश्न इस विच से ही कर सकते हैं। और विच का उत्तर जब हमें लिखना होता है तो इनमें से उस पैसेज में कोई भी शब्द हो सकता है जो हमें उत्तर के रूप में लिखना होगा। वाट का अर्थ होता है क्या या कौन सा या कौन सी। इसका उत्तर हम लिखेंगे तो उस पैसेज में से छांटेंगे किसी चीज को या थॉट को, विचार को। व्हेन, कब, किस समय। व्हेन का अर्थ होता है कब या किस समय, अर्थात हमें टाइम लिखना होता है। टाइम ये कोई सा भी हो सकता है, सुबह का हो सकता है, मॉर्निंग का यानी एएम में हो सकता है, पीएम में हो सकता है, या कोई ओ क्लॉक भी हो सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि डे है या नाइट है, ये भी हो सकता है नून हो, या ये हो सकता है कि कोई कार्य करने की अवधि का दौरान हो। तो उस समय भी हम व्हेन से ही प्रश्न करते हैं और उसके समय में ये उत्तर देने होते हैं। वाई का अभिप्राय होता है क्यों, अर्थात इसका क्यों या किस लिए। इसका जो हम उत्तर देते हैं, उत्तर में रीजन, कोई कारण बतलाते हैं। वेयर का अभिप्राय होता है कहाँ या किस जगह, अर्थात हमें जो उत्तर देना है तो वह कहाँ है, तो कहाँ या किस जगह है, तो उसके उत्तर के लिए हमें लिखना होता है प्लेस। हाउ कैसे, किस साधन से है, तो हमें उसके उत्तर के लिए टू टेल द मैनर ऑफ डूइंग एनी वर्क, कि हमने वो कार्य किया तो किस तरीके से किया। जो हमारा करने का संसाधन है वह संसाधन जुटाना होता है, बतलाना होता है। और फिर उसके बाद हाउ मच में है कितनी मात्रा। हाउ मच का अर्थ कितनी मात्रा, अर्थात उसकी क्वांटिटी कितनी है, हमें उसकी क्वांटिटी और मात्रा बतलानी होती है। हाउ मैनी में हमें उसकी संख्या बतलानी होती थी और हाउ मच में उसकी मात्रा को। हाउ फार कितनी दूर, अर्थात इसका हमें डिस्टेंस, कोई हमें उसकी दूरी बतलानी है, डिस्टेंस बतलानी है। और फिर हाउ लॉन्ग का अभिप्राय है कब तक या कब से, नहीं कोई कार्य कब से हो रहा है तो हमें वो यहाँ हाउ लॉन्ग के उत्तर में देना होता है, अर्थात उसकी अवधि, टाइम पीरियड देना होता है। और पैसेज में कहीं ना कहीं टाइम पीरियड आएगा, वही छांटना होगा, अंडरलाइन करना होगा और हमें उत्तर लिखते समय ये देना होगा। हाउ ओल्ड कितना पुराना। अबाउट द एज, कि जो भी बात की जा रही है तो वह वस्तु कितनी पुरानी है, व्यक्ति पुराना है, वो सब हमें इसके हाउ ओल्ड के प्रश्न के आंसर में लिखना ही होता है। और ये चीज़ भी उसी पैसेज में कहीं ना कहीं छिपी होती है, वो छांटनी होती है और अंडरलाइन करनी होती है। हाउ ऑफन कितनी बार, अर्थात कब। फ्रीक्वेंसी अर्थात उसकी बारंबारता को दर्शाना होता है कि कोई कार्य इसने कितनी बार किया है, कोई आया गया, लिखा, पढ़ा, याद किया, तो वो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतलानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सातवें पॉइंट, जो हमारे लिए एक और विशेष है कि कभी ऐसा भी देखा गया कि कहीं ना कहीं कोई प्रश्न किसी हेल्पिंग वर्ब से, इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड विद एनी हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया है तो उसके उत्तर के लिए हमें क्या करना होता है, देन आंसर शुड बी गिवन विद यस और नो, हमें उसका उत्तर यस या नो में देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर उसका सेंस
पॉजिटिव में है तो हमें यस लिखना चाहिए, और उसका सेंस अगर नेगेटिव में है तो हमें नो से आंसर देना चाहिए, और फिर उसके बाद उसी स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहिए, लिखना चाहिए। ये हमारा रहा अनसीन पैसेज के मामले में, जिससे कि हम इन नियमों को भली भांति समझ लें, पढ़ लें, और फिर उसके बाद हमें कोई पैसेज अपना पढ़ें ढंग से, और तभी आंसर को देना शुरू करें, तभी हम सही कर सकते हैं। और आने वाले कल के समय में मैं आपको इसकी पैसेज एक उदाहरण के तौर पढ़ूंगा और साथ करता हुआ दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैसेज को छांटते और करते हैं।